हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आलोक कुमार आप सभी विद्यार्थियों का इस खजाना इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जिस तरीके से अभी हम लोग का बुनियादी बैच चल रहा है, पॉलिटी एनसीईआरटी छठी से 12वीं क्लास तक की, ठीक उसी को आगे करते हुए अभी हम लोगों ने छठी, सातवीं, आठवीं कंप्लीट कर दिया, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिल जाएगा। बट 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक का जो भी क्लासेज होगी, ये आपको ऐप पे मिलेगा या फ्री यूट्यूब पे नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, वो अभी जो सेकेंड टॉपिक हमारा था, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों। ठीक है, सबसे पहले क्या है लोकतंत्र, क्या है। आपको शायद पिछले क्लास में मैंने बताया था कि लोकतंत्र के बारे में अच्छे से बताया था कि जनता के लिए, जनता में से चुने गई जो सरकार होगी वो हमारी लोकतंत्र होगी। मतलब कि सीधी बात जानिएगा, लोक मतलब क्या होता है, आम जनता। क्या होता है, आम जनता, यानी कि हम सब भारत के अंदर, मतलब भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर जितने भी लोग रहने वाले हैं, सब किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, फर्क नहीं पड़ता है। सब क्या है, हम आम जनता है। और तंत्र मतलब होता है व्यवस्था, सिस्टम, यानी कि हमारी जनता की जो व्यवस्था होगी वही क्या होगा, लोकतंत्र होगा। अब कह रहा है कि लोकतंत्र क्यों जरूरी है। ठीक, जिस तरीके से अभी हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे, किस तरीके से पाकिस्तान के एग्जाम्पल लिया, चीन का एग्जाम्पल लिया, संयुक्त राज्य अमेरिका का एग्जाम्पल लिया था, उठा पटक की दौड़ चल रही थी, लोग कैसे अपने अधिकारों से वंचित थे, उसके लिए लोगों ने किस तरीके से संघर्ष किया, सारा चीज उसमें हम लोगों ने देखा है। अब इसमें आगे देखते हैं कि इस टॉपिक में क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं क्या है, कह रहा है पिछले अध्याय की कथाओं और विश्लेषणों से हमें इस बात का आभास हुआ कि लोकतंत्र कैसा होता है। क्लियर है ना, पिछले क्लास में हम लोगों ने तो अच्छे से कर लिया है। उन कथाओं में हमने कुछ सरकारों को लोकतांत्रिक कहा था और कुछ को अलोकतांत्रिक यानी गैर लोकतांत्रिक, मतलब वह जनता का अधिकार नहीं दे रहे थे, छीन ले रहे थे, उसी की बात कह रहा है। हमने देखा कि इनमें से कुछ देशों की सरकारें औरों से भिन्न है। आइए अब इन कथाओं से हम कुछ सबक सीखे और कुछ और बुनियादी सवाल पूछे। लोकतंत्र क्या है, ध्यान रखिएगा, क्या कह रहा है, लोकतंत्र क्या है। फिर कह रहा है इसकी विशेषता क्या होती है। ठीक, यानी इसकी विशेषता क्या होगी भाई, लोकतंत्र में क्या होता है, जनता के लिए, यानी जनता की जो अधिकार है, जनता का जो पावर है, जनता के हित के लिए, जनता की मिनिमम रिक्वायरमेंट जहां फुलफिल हो जाए, उसको क्या कहते हैं हम लोग, लोकतंत्र कहेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें आप सर्वोपरि हैं, आप ही सब चीज हैं। ठीक, फिर कह रहा है हम बहुत सरल परिभाषा से शुरुआत करते हैं, फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं का व्यवहारिक अर्थ जानेंगे। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करना है, न्यूनतम, कम से कम। यह अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर सकते हैं। जब तक आप इसको नहीं पढ़ेंगे आपको अंतर समझ में इसका नहीं आएगा। अध्याय के अंत में हम इस न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र की बृहत्तर परिभाषा पर भी काम करने वाले हैं। फिर कह रहा है पिछले अध्याय में हमने जाना समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है, पर ऐसा क्यों है, कौन सी चीज इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है, क्या यही शासन की सर्वोच्चतम व्यवस्था है। इन सवालों पर हम इस अध्याय के बाद आने वाले हिस्से में भी चर्चा करेंगे और करने वाले। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे क्या कह रहा है, लोकतंत्र क्या है। ठीक ना, लोकतंत्र क्या है, इसमें जरा हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए पिछले अध्याय में हमने दुनिया के कई हिस्सों के अनेक विवरण पढ़े। ठीक, इन विवरणों में हमने अनेक शासन व्यवस्थाओं और संगठनों पर चर्चा की। इनमें से कुछ शासन व्यवस्थाओं को हम लोकतंत्र कहते हैं। क्लियर है ना, दूसरों को गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहा गया है। क्या हम जिन्हें लोकतांत्रिक कहते हैं सभी देशों की सरकारों के बारे में कोई एक बड़ी चीज याद कर, तो आप लोकतंत्र कहते हैं, उसकी बात कह रहा है। क्या कह रहा है, विदेशों के शासन से पहले और बाद का चिले, याद है ना, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था समाप्त होने के बाद पोलैंड, एनक्रूमा की सरकार के शुरुआती दौर का घाना। सभी सरकारों में कौन सी एक बात समान है, हम इन्हें लोकतांत्रिक सरकार क्यों कहते हैं। इनोसे के दौर वाले कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था वाले पोलैंड
और घाना में एनक्रूमा के बाद वाले शासन काल से क्या अंतर है, इन सरकारों और म्यांमार के सैनिक शासन में क्या क्या समानताएं हैं, हम इन सरकारों को गैर लोकतांत्रिक क्यों कहते हैं, बातों के आधार पर सरकारों की कुछ समान विशेषताएं भी है लोकतांत्रिक सरकारें और गैर लोकतांत्रिक सरकारें। मतलब एक सरकार ऐसी है जो जनता के हित के लिए काम कर रही है और एक है जो तनाशाह के रूप में काम कर रही है, यानी कि उसको जनता के हित से कोई मतलब नहीं है, वो शोषण कर रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए यहां पे, देखिए अब कह रहा है परिभाषा की जरूरत क्यों पड़ती है, परिभाषा की जरूरत क्यों, ठीक है, भाषा की जरूरत क्यों है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, क्या कह रहा है जरा इसको देखिएगा। कह रहा है आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्रा मेरी की आपत्ति पर गौर किया जाए। मेरी नाम की एक छात्रा है, वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती है और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। उसकी अध्यापिका मेटिल्डा लिंगदो ने उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया तो कक्षा की अन्य छात्राएं भी इस चर्चा में भाग लेने। ठीक है, अब मेरी क्या क्वेश्चन करती है जरा उसको देख। मेरी कहती है मैडम, मेरी क्या कहती है टीचरों से, मैडम मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगता, एक अध्याय तो किस्सों और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की चर्चा में लगा दिया, अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है काम को ही हमें पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई अब क्या ऐसा ठीक नहीं होता, आ रहा है ना, बातें कर रहा है। फिर कह रहा है अब लिंगदो मैडम कह रहा है, क्या कह रहा है, तुम्हारी बातों में दम है, तुम्हारी बातों में दम है, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में भी ऐसा नहीं करते, क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने के पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी मानते हैं क्या, नहीं ना। जरा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है, शब्दों का उपयोग करके ही हम का अर्थ जानते हैं, जब तक शब्द का उपयोग नहीं करेंगे तब तक उसका अर्थ हम कैसे जानेंगे। मेरी कहती है फिर परिभाषा की जरूरत ही क्यों, फिर परिभाषा की क्या जरूरत है जब उसका अर्थ ही जो हमको समझ में आ जाए तो। फिर हो रहा है लिंगदो मैडम कहती है हमें परिभाषा की जरूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। कोई ऐसा शब्द होता है ना जिसके बारे में आपको पता नहीं होता है, उसके बारे में ये कह रहा है हमें बारिश की परिभाषा की जरूरत तभी होती है जब हमें बूंदा बूंदी और बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में फर्क करना होता है ना। लोकतंत्र पर भी यही बात लागू होती है, हमें इसके लिए भी स्पष्ट परिभाषा की जरूरत है क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए करते हैं। बहुत अलग अलग तरीके की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहती है बट सही मामले में लोकतांत्रिक होती नहीं है। फिर कह रहा है दिव्यांग, लेकिन हमें परिभाषा बनाने की जरूरत ही क्या है। एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र। याद है ना, लोगों के लिए मतलब लोगों के लिए, आप सब हम सब के लिए, लोगों की मतलब हमारे ही में से ही तो चुन के जा रहा है, लोगों के द्वारा हम ही तो बना रहे हैं, वही शासन व्यवस्था क्या होता है, लोकतंत्र होता है। दोस्तों मेघालय में हम स्वयं पर राज, मेघालय में हम स्वयं पर राज है ना करते रहे हैं, तो सभी लोग मानते भी हैं, हमें इसमें बदलाव करने की क्या जरूरत है। लिंगदो मैडम कहती है मैं यह नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की जरूरत है, मुझे भी यह परिभाषा बहुत सुंदर लगती है, जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार न करें तब तक यह तय करना मुश्किल होगा। लोकतंत्र कह रहा है हमें किसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी गिनामी आदमी ने उसके लिए कुछ बहुत अच्छा कहा है या सभी लोग उसे सही मानते हैं, ठीक ना। फिर है योलांदा क्या कहता है, मैडम क्या मैं कुछ कह सकती हूँ। योलांदा कहती है कि मैडम क्या मैं कुछ कह सकती हूँ, हमें कोई परिभाषा तलाशने की जरूरत नहीं है, मैंने कभी पढ़ा है
कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से लिया से बना है। यहाँ से ध्यान रखिएगा, आपका एक क्वेश्चन बन जाए, ठीक ना। यहाँ तक यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन, यानी कि लोगों का शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन, यही सही अर्थ है, फिर परिभाषा की क्या जरूरत कह रहा है ना। ये कह रहा है कि फिर परिभाषा की जरूरत क्या है जब पता है हमको। तो लिंगदो मैडम है, इस सवाल पर विचार करने का यह भी बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहूंगी सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोगी। शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा या बंधा नहीं रहता, समय और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ बदलता भी रहता है। अब कंप्यूटर शब्द को ही लो, यह कंप्यूटिंग अर्थात गणना शब्द से बना है। मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए बने यंत्र को कहा जाता है, ठीक है। दरअसल ये बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर थे, पर आज शायद ही कोई इस अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता है। कह रहा है ना, ये कंप्यूटर की बात कर रहा है, उसकी बात कर रहा है। अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिजाइन बनाने, संगीत बनाने, सुनने, तो सब काम में कंप्यूटर का उपयोग होने लगा है। अब शब्द वही है रहते हैं, पर समय बीतने के साथ उनका अर्थ बदल जाता है। अब कैलकुलेटर के रूप में कम लोग डिजाइन बनाना, इंटरनेट उपयोग करना, वीडियो देखना, पढ़ना, लिखना, सब में ज्यादा उपयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना बहुत नहीं होता। मतलब जो शब्द है सिर्फ उसी पे विश्वास करके हम काम करें ऐसा जरूरत नहीं है, क्योंकि समय समय पे उसके उपयोग का भावना, उसकी विचार, उसका अर्थ बदलता है ना। चलिए, मैरी कहती है कि मैडम आपके कहने का मतलब यह है पर कोई शॉर्टकट नहीं है, इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और भाषा गढ़नी होगी, यानी कि इसकी के जो पॉइंट है उस पे अपने से गौर करना होगा और उसकी जो उद्देश्य है उसको हमको पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब लिंगदो मैडम कह रही है एकदम सही, एकदम सही, इसलिए आओ अब यह काम कर ही लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि एक सरल परिभाषा है। क्या है? एक सरल परिभाषा। देखते हैं क्या सरल परिभाषा है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। समानता समझ में आ रहा है ना। समानता मतलब बिना किसी भेदभाव का, और असमानता मतलब ऊंच नीच का भेदभाव हो। पिछले अध्याय में हमने सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए बहुत ही सरल पैमाने की पहचान की थी। वह पैमाना था लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना। इसलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है, शासकों का चुनाव लोग करते हैं। मतलब समझ में आ गया ना। क्या होगा? जहां चुनाव होगा और वोट कौन देगा? आम जनता देगा। वोट कौन देगा? आम जनता, यानी कि हम सब आम जनता, है ना दोस्तों। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह क्या है? एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। ठीक है। म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासन है ना। जिनका सेना पर नियंत्रण था उन लोगों का, उन्होंने सेना का बदौलत क्या बन गया? शासक बन गया। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। पिनेसो जैसे तानाशाह का चुनाव लोग नहीं करते। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती। नेपाल के राजा और सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक पाया है, जिसको क्या कहते हो? राजतंत्र। क्या कहते हो? राजतंत्र कहते हो ना। राजा का बेटा ही क्या होगा? राजतंत्र का क्या परिभाषा है?
जानु वंशानुगत होगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन। नारायण बार बार एक ही चीज कह रहा है, पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया, फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती है, और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसा कि हम अध्याय 4 में देखेंगे, समकालीन दुनिया, हर सरकार चाहे वह लोकतांत्रिक हो या न हो, खुद को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती है, हो या न हो, लेकिन चाहती है। ठीक है, इसलिए है ना, इसलिए क्या है, इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना पड़ेगा। मतलब लोकतंत्र कहने से मतलब नहीं है, सच में ऐसा है कि नहीं, क्या अपने जनता को फ्रीडम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जनता वहां के लोकतंत्र में जी रहा है कि नहीं जी रहा है, तो फर्क देखना होगा। यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द सावधानी से समझे, लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जाने। बिना जाने आप नहीं कर सकते। देखिए क्या कह रहा है इसमें, रिबियांग स्कूल से घर गई। रिबियांग नाम की एक लड़की है, उसने लोकतंत्र के बारे में कुछ अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों को जमा किया। इस बार उसने इन उक्तियों को कहने या लिखने वाले के नाम का उपयोग, वह चाहती थी कि आप भी इन्हें पढ़े और बताएं कि ये उक्तियां कितनी अच्छी या उपयोगी। क्या कह रहा है, लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक, क्या कह रहा है, लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है। अपना शोषक, तो समझ रहे हो ना, ये अपना शोषक थोड़ी ना हो बनता है भाई। लोकतंत्र का मतलब है अपने तनाशाहों का चुनाव करना, पर उसके मुंह से अपनी इच्छा की बातें सुनने के बाद। गलत है। व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है, व्यक्ति की न्यायप्रियता, लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है। अन्याय के प्रति व्यक्ति जो लोगों का रुझान होगा, लोकतंत्र का क्या होगा, जरूरी बनेगा। लोकतंत्र शासन का ऐसा तरीका है करता है कि हम जैसी सरकार के लायक हैं वैसी सरकार ही हम पर शासन करे। गुड, बहुत बढ़िया, ये है परफेक्ट। लोकतंत्र की सारी बुराइयों को और अधिक लोकतंत्र से किया जा सकता है। तो समझा रहा है ना, लोकतंत्र जितनी मजबूत होगी, सरकार व्यवस्था सिस्टम उतना ही मजबूत होगा और उसकी बुराइयों को दूर किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र की बुराई को फिर राजतंत्र में सौंप दो, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। चलिए आगे कह रहा है, ये देखिए लोकतंत्र की विशेषताएं, क्या क्या विशेषता है, जरा इसको अभी हम लोग करते हैं। कह रहा है, हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआती की है। लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। सबको पता है, इससे अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं। क्या इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन? ठीक, किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारों का चुनाव होना आवश्यक है? लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले, ठीक है ना, इस टाइप का वहां पे जवाब क्वेश्चन करता है। इस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं। इस चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए? ठीक है, कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं? क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। क्या कोई लोकतांत्रिक सरकार अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर वंचित कर देगा तो फिर लोकतंत्र किस बात का होगा? ठीक है, सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं? क्या नहीं? ठीक, या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंधकर काम करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। जनता के हित में करना होगा, संविधान के अंदर करना होगा। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, आइए कुछ उदाहरणों के साथ इन सब पर बारी बारी से विचार करते हैं। अब कह रहा है, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। पाकिस्तान में
जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की। उन्होंने देखा, उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को, लोकतांत्रिक ढंग से हुई सरकार को, ठीक है, उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। बाद में, ठीक है, बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित भी कर किया और 22 में एक जनमत संग्रह करा के अपना 2000 में करा के 5 साल के लिए उन्होंने बढ़वा लिया। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है। आया मतलब जनरल परवेज मुशर्रफ मिलिट्री के आर्मी हेड था, उन्होंने क्या किया, तख्ता पलट करवा के और सरकार में बन गया और लास्ट में इलेक्शन करवा दिया। इलेक्शन करवाने के बाद वो राष्ट्रपति बन गया। लेकिन जो यहाँ पे है क्या है, पाकिस्तानी मीडिया यानी कि समाचार पत्र वाले, मानवाधिकार संगठन और लोकतंत्र के लिए काम करने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है। मतलब जबरदस्ती वोट नाम का करवाया, अपने नाम पे मोहर लगवा लिया होगा, ब्लड छाप लिया होगा, वोट अपने मतलब तनाशाह के रूप में काम करवाया और बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई। अगस्त 22 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के, देखिए आंकड़ा जो है वह थोड़ी सी मिस है, एक बार ध्यान से देखिएगा, जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। ठीक ना, अब क्या करा, संविधान को बदल डाला। बाप रे बाप, इतना बड़ा तनाशा, मतलब पाकिस्तान के संविधान को ही बदल दिया। ठीक है, अब क्या क्या डाल दिया कि राष्ट्रपति जो है वह राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है, मतलब राज्य वाला में और केंद्र वाला दोनों को भंग कर सकता है। सरकार को मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी है। देखिए आ गया ना, अपना बंदा को रखा है। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए हैं। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास रहा। मतलब कहने के लिए लोकतंत्र तो हो गया, लेकिन सही मामले में जो अधिकार है, पावर है, वह सेना और मुशर्रफ अपने हाथों में रखा। स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया है? हम ऐसा नहीं कर सकते। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव किया है, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं है। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में है, जो जनता द्वारा नहीं चुने ना रहा है ना। ऐसा तानाशाही आ गया ना लास्ट में, ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। वहां औपचारिक रूप से चुनी हुई, वहां औपचारिक रूप से हुई संसद और सरकार में, सरकार तो होती है पर असली सत्ता उन लोगों के हाथों में होती है। ठीक ना, किनके हाथों में? असली सत्ता उन लोगों के हाथों में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। आप समझ में आ गया ना बातें? जबरदस्ती इलेक्शन करवा लिया अपने फेवर में, गलत तरीके से तानाशाह सरकार बना लिया, ठीक ना, और मेन पावर अपने हाथ में रखा और आर्मियों को दे दिया। अब यहाँ पे लोकतंत्र तो कह सकते हैं, बट क्या लगता है कि निष्पक्ष तरीके से लोकतंत्र कहना वह उचित होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जनता के विचार उसमें है ही नहीं, जनता के हित में वो काम हो ही नहीं रहा है। पिछले अध्याय में हमने पोलैंड के कम्युनिस्ट शासन के समय में सोवियत संघ और समकालीन इराक में अमेरिका की भूमिका के बारे में पढ़ा। ऐसे मामलों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, न कि चुने हुए प्रतिनिधि के हाथ में। लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। ठीक है, इसे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के पास ही होनी चाहिए। क्या कह रहा है? लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति
लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। हमरा समझ में आया ना यहाँ तक? चलिए अब कह रहा है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, जरा इसको देखते हैं क्या कह रहा है। चीन की संसद को कवांगियो रेममिन दाइवियाओ दावी राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। अपने यहाँ भी होता है। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन से करीब 30 मतलब सदस्य का आंकड़ा यहाँ मिस है। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी, ठीक, चुनावों में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंध कुछ छोटी पार्टियों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति है। देख रहे हो ना, तनाशाह के रूप में क्या, कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंध मतलब उसका अगेंस्ट में कोई नहीं जा सकता। ठीक है, सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी का ही बनी रहती है। मतलब अब ये लोकतंत्र नाम का चीज तो कह देंगे, ठीक है, राष्ट्रपति बनता है तो कह सकते हो ना कि लोकतंत्र है, बट सही मामले में क्या लग रहा है, लोकतंत्र चल रहा है क्या वहां पे? एक ही पार्टी की सरकार होगी तो लोकतंत्र कहाँ होगा? जनता अपनी परिवर्तन कैसे करेगी, अपनी विचार कैसे सुप्रियर कहेगी? तनाशाह की सरकार होगी ना फिर हो। ठीक है, अब कह रहा है 1993 में आजाद होने के बाद से मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई। इतना तक हर चुनाव में PRI, ठीक है, नाम की एक पार्टी को ही जीत मिली। ठीक है, विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। कैसे होगा, उन्हें नहीं देगा। अब जहां विपक्षी, समझिए लोकतंत्र में विपक्षी अगर ताकतवर नहीं होगा, विपक्षी को मौका नहीं मिलेगा, तो जो सत्ता पक्ष वाला है वो फाइनल उसके दिमाग में सेट है मैं ही हूं और मैं ही रहूंगा, तो आपके हित में काम क्यों करेगा? तो फिर तनाशाह के रूप में काम करेगा ना। फिर कह रहा है चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI कुख्यात थी ना, कुख्यात सब। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से PRI के लिए वोट देने को कहते थे। मीडिया भी जब विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नजरअंदाज ही करती थी। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था। अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। भाई जहां जितना कम लोग वोट डालेगा तनाशाही उतना ही बनी रहेगी, है नहीं? और लोकतंत्र का मतलब ये होता है जितना ज्यादा लोग वोट देंगे उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा। PRI अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफी पैसे खर्च करती थी। तनाशाह थी तो करेगी क्या? हम ऊपर वर्णित चुनावों को लोगों द्वारा अपना शासक चुनने का उदाहरण मान सकते हैं। इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ काफी, है ना, यहाँ काफी सारी समस्याएं हैं। इनके चुनावों में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं। लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना है। क्या हम इसे न मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? मैक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कहने को विकल्प होते हुए भी असल में वहां की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प न था। किसी भी तरह वहां शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता था। लोगों के चाहने पर भी नहीं। वहां हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। ठीक है, इस प्रकार अब हम लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता या गुण को जोड़ सकते हैं। लोकतंत्र के लोग सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता। चुनाव में एक से ज्यादा, ठीक है, चुनाव में एक से ज्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी होनी
चाहिए। मतलब समझ में आ रहा है ना, लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, एक ही व्यक्ति को हमको चुनना है, ऐसा नहीं है, एक से ज्यादा अगर विकल्प होगा तभी जाकर लोकतंत्र आपकी मजबूत हो पाएगी। ठीक, लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार दे। इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के हार के समान अवसर हो। लोकतांत्रिक चुनावों के बारे में हम अध्याय 4 में और बातें जानेंगे। अब कह रहा है एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा था। ठीक है, अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान आधारिक अधिकार से वंचित कारण भी कम नहीं। ठीक है, सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं है। सऊदी अरब में क्या है, औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं है। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि अल्पसंख्यक समाज के लोग मतदान का अधिकार हासिल कर है। भाई मतलब एक इसका मतलब है कि जितना कम लोगों को पार्टिसिपेट कराओ उतना ही हमारी मजबूती बनी रहेगी। ठीक ना, चूंकि लोकतंत्र में ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो हम तो क्या होगा, ज्यादा लोगों का विचार आने लगेगा। ज्यादा लोग जब विचार देने लगेंगे, अपनी मत खुद देने लगेंगे, तो तनाशाह वाली रूप है वह खत्म होने के कगार पे आ जाएगा, या उसके अगेंस्ट लोग विद्रोह करेंगे। फिजी का चुनाव प्रणाली में वहां के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के नागरिकों के वोट से ज्यादा है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोग तीसरी विशेषता को जान लेते हैं। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। अध्याय 4 में हम इस बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और उस वोट का एक मूल्य होना चाहिए। ताकत समझिए, आपको लगता है ना कि हमको जाके बटन दबाना है, लेकिन उस बटन दबाने के पीछे कितनी बड़ी ताकत है आपकी, शायद आपको पता नहीं होगा। वही आपका एक बटन आपको डिसाइड करता है कि हमारी व्यवस्था कैसी है। लोकतंत्र में यही एक आपकी ताकत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है इसमें आखिरकार एक व्यक्ति का वोट। ठीक, वो भी क्या दिन थे जब मैं भी एक व्यक्ति और मेरा ही एकमात्र वोट था। और ये कानून का राज और अधिकारों का आदर, कानून का राज और अधिकारों का आदर के बारे में कुछ करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, जिम्बाब्वे को 198 की बात करिए में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति जिम्बाब्वे को के बाद देश पर जानू पीएफ का दल का राज हुआ। किसका, जानू पीएफ, ध्यान रखिएगा, जानू। ठीक, देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। ठीक है, इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आजादी के बाद से ही शासन कर रहे हैं। चुनाव नियमित रूप से होते हैं और सदा जानू पीएफ दल ही जीतता है। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं है, पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते हैं। समझ रहा है ना, अपने जीत के लिए क्या करते हैं, गलत तरीके से अपनाते हैं। आजादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की है। देख रहे हैं ना, मतलब आप राष्ट्रपति बन गए तो कुछ भी कर लेंगे, क्या कर ही रहा है ना लोग। और उसकी जवाबदेही को कम किया है। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता है और उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती है। देख रहे हो, मतलब जिसकी सरकार है वह विपक्षी पार्टी को बोलने ही नहीं दे रहा है। और जब विपक्षी ही उसकी कमी को नहीं उजागर करेगा तो फिर देश कैसे जानेगा, जनता कैसे जानेगी, फिर जनता सही लोग को कैसे चुन पाएगी। सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। इस एक ऐसा कानून भी है जो राष्ट्रपति को आलोचना के अधिकार को सीमित करता है। टेलीविजन और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण है।
और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते हैं। ठीक ना, उसने अपनी मीडिया बना रखा है। अखबार स्वतंत्र है पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता है। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की है जो उसके खिलाफ जाते थे और उसने जजों पर दबाव भी डाला। जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं, लोकप्रिय नेता भी तनाशाह हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनावों पर नजर डालना जरूरी है। क्लियर है ना, पर उतना ही जरूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर भी नजर डाली जाए। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूहों के कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे, उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, है ना, उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने की और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यही हमारा क्या होगा, लोकतंत्र की मजबूती होगी। दोस्तों ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है कानून की नजर में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए। देख रहे हैं ना, क्या होना चाहिए, समानता, इक्वल, यानी कि बिना किसी भेदभाव का हर व्यक्ति को। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हों। इन अधिकारों के बारे में हम अधिकतर विस्तार से अध्याय 6 में पढ़ेंगे। इसी प्रकार कुछ दूसरी शर्तें हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लागू होती है। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है, उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। खास तौर से अल्पमत वाले समूहों को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है। हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। लोकतंत्र में यही तो ताकत है, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते जब तक वहां की संसद, यानी कि ये समझिए, यह है ना लोकसभा, यह है राज्यसभा और ये कौन है, प्रेसिडेंट, यानी कि इन तीनों लोगों की मर्जी जब तक नहीं होगी तब तक आप कोई नया फैसला नहीं ले पाएंगे। हर प्राधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती है, यानी संविधान हर व्यक्तियों को काम बांट दिया गया है कि आप क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे। ये सभी न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। इसके बारे में हम ज्यादा विस्तार से अध्याय 5 में पढ़ेंगे और भी अच्छे। इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषता को रेखांकित कर सकते हैं। क्या कह रहा है, लोकतंत्र एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। क्या कह रहा है, संविधान मतलब लोकतंत्र में संविधान के द्वारा जो बनाया गया व्यवस्था है, आपको क्या अधिकार क्षेत्र दिया गया है, आपको क्या दिया गया है, आपको क्या दिया गया है, इसी के अकॉर्डिंग वह काम करेगा। उससे हटके अगर करता है तो वह क्या होगा, वो व्यक्ति को पद से हटा दिया जाता है। परिभाषाओं का सारांश क्या है जरा देखते हैं। आइए अब तक हुई चर्चाओं को समेटे। हमने लोकतंत्र की इस सरल सी परिभाषा से बात शुरू की थी। लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। क्या करता है, लोग करते हैं। ठीक, हमने पाया कि जब तक हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में और स्पष्ट न हो जाए, यह परिभाषा पर्याप्त नहीं है। अनेक उदाहरणों के जरिए हमने शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को, ठीक है, लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को रेखांकित किया। इनके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें ठीक लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो
और इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिकों अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती हो। यही हमारा क्या है, लोकतंत्र की विशेषता है, ताकत है। ठीक, अब इसमें क्या कहता है जरा देखिए, ये क्या कह रहा है, लोकतंत्र ये कह रहा है कि लोकतंत्र के कामकाज या उसकी अनुपस्थिति के इन 5 उदाहरणों को पढ़िए। इनका मेल लोकतंत्र की उन प्रासंगिक विशेषताओं से कराइए जिनकी चर्चा ऊपर की गई है। देखिए क्या कह रहा है, भूटान नरेश ने घोषणा की है कि आगे से वे चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सलाह पर काम करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, चुने हुए भूटान नरेश, यहाँ पे क्या होगा, अधिकारों का सम्मान, एक व्यक्ति एक वोट एक मोड़, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, चुने हुए नेताओं द्वारा प्रमुख फैसला करना। ठीक, कानूनों का शासन की बात कर रहा है। फिर कह रहा है, भारत से गए अनेक तमिल मजदूरों को श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, नेपाल नरेश ने राजनीतिक जमावड़ों, प्रदर्शनों और रैलियों पर रोक लगा दी। भाई तानाशाह के रूप में होगा तो कर लगाएगा ही। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा भंग करने को असंवैधानिक ठहराया। ठीक है, बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियां इस बात पर सहमत हुई कि चुनाव के समय किस पार्टी की सरकार न रहे। देख रहे हो ना, किसी पार्टी की सरकार न रहे, मतलब तरीके से क्या है कि एक तरीके से ये कह रहा है, ठीक, कि तनाशाह की व्यवस्था को समझा रहा है इसमें। ठीक है, अब कह रहा है लोकतंत्र तो समझ लिए हम लोग, अब है कि लोकतंत्र ही क्यों। अगला जो हमारा टॉपिक देख रहे हैं ना, क्या है, लोकतंत्र ही क्यों। चलिए देखते हैं। मैडम लिंगदो की कक्षा में एक बहस शुरू हुई थी। उन्होंने इस अध्याय को यहाँ तक पढ़ाने के बाद छात्रों से पूछा, क्या उन्हें लोकतंत्र ही शासन सबसे अच्छा स्वरूप लगता है। इस सवाल पर सबने कोई ना कोई टिप्पणी जरूर दिया होगा। ठीक, देखते हैं क्या हुआ। लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा करते हैं। योलांदा कहता है, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि दुनिया भर में सभी जगह लोग लोकतंत्र चाहते हैं। अच्छा तो सबको अच्छा लगता है। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी, वहां भी अब इसे अपनाया जा रहा है। सभी महान लोगों ने लोकतंत्र के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही है। क्या इतने से ही यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि लोकतंत्र सबसे अच्छा है। क्या अब भी इस बार बहस करने की जरूरत है क्या। ठीक, अब तांगकीनी कहती है, लेकिन लिंगदोहा मैडम ने तो कहा था कि हमें किसी चीज को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि बाकी सभी ने उसे मान लिया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी सभी लोग गलत रास्ते पर जा रहे हों। कह रहा है जेनी, हाँ यह गलत रास्ता ही है। लोकतंत्र ने हमारे देश को क्या दे दिया है। समझ रहे हो ना, ये जेनी को नॉलेज कम है। आधी सदी से ज्यादा समय से लोकतंत्र है और तब भी देश में इतनी अधिक गरीबी है। वही ना, लिब्रियांग कहती है, लेकिन लोकतंत्र इसमें क्या कर सकता है। क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र के कारण गरीबी है या फिर लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है। अब दोनों में क्या होगा, डिबेट होने लगा, अंतर होने लगी। चलिए आगे देखते। जेनी कहता है, ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ता है। मुद्दा यह है कि हम इसे शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप नहीं मान सकते। लोकतंत्र का मतलब है अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार और दिखावा। राजनेता आपस में ही लड़ते रहते हैं। देश की परवाह किसे है। देश की परवाह किसे है। गरीबी दूर करना है, बेरोजगारी भगाना करना है, सब चीज करने की को है। ठीक ना पाइमोन, तो फिर इसकी जगह कौन सी प्रणाली होनी चाहिए। क्या अंग्रेजी हुकूमत वापस लाई जाए। अरे भाई ये ना लाया जाए, बाहर से किसी राजा को देश पर शासन के लिए बुलाया जाए। रोज कहता है पता नहीं, पर मुझे लगता है कि देश को एक मजबूत नेता की जरूरत है। ऐसे नेता की जिससे चुनाव की, संसद की परवाह न हो। एक ही नेता के पास सारे अधिकार हो। देश के हित में जो कुछ जरूरी हो वह सब करने में उसे सक्षम होना चाहिए। सिर्फ इसी से देश की गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म होंगे। ठीक, देखिए रोज को नॉलेज नहीं है। अगर एक व्यक्ति के हाथों में शासन व्यवस्था सौंप देंगे ना, तो फिर तनाशाह हो जाएगा वो। ठीक है, पीछे कोई
कोई पीछे से चिल्लाया, इसी को तानाशाही कहते हैं। कोई बच्चा पीछे से चिल्ला के कहा, तो ही कहता है अगर वह व्यक्ति सत्ता का उपयोग सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए करने लगे तो क्या होगा? अगर वह खुद भ्रष्ट हो तब, अगर वह खुद ही भ्रष्ट होगा तो क्या होगी उसकी व्यवस्था, है ना। रोज कहती है कि मैं सिर्फ ईमानदार, मैं सिर्फ, ठीक ना, ईमानदार, संजीदा और मजबूत नेता की बात कर रही हूं। बस कैसे चुनोगे आप? ईमानदार नेता को कैसे पहचान पाओगे? तो यह ठीक नहीं। तुम वास्तविक लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाही के साथ कर रही हो। हमें आदर्श की तुलना आदर्श के साथ और वास्तविक की तुलना वास्तविक से करनी चाहिए। फिर कह रहा है जरा तानाशाहों के वास्तविक जीवन के बारे में पढ़ो। वे सबसे ज्यादा भ्रष्ट, स्वार्थी और क्रूर होते हैं, बिल्कुल होते हैं वो। ठीक, सिर्फ यह है हमें उनके बारे में जानकारियां उपलब्ध नहीं हो पाती, और सबसे बड़ी गड़बड़ तो यह है कि आप उन्हें सत्ता से हटा भी नहीं सकते। ठीक है, मैडम लिंगदो इस चर्चा को पूरी दिलचस्पी से सुन रही थी। अब उन्होंने हस्तक्षेप किया। तुम सब लोग इतने मग्न होकर इस बहस में लगे थे, यह देखकर मुझे खुशी हुई। मुझे नहीं मालूम कौन सही या कौन गलत है, यह तो आप लोग सुलझाइए। पर मुझे लगा कि आप खुले दिमाग से बातों कर रहे थे। अगर किसी ने आपको रोकने की कोशिश की होती या आपको, है ना, या आपको अपनी बात कहने के लिए सजा दी होती, ठीक ना, होती, निश्चित रूप से आपको बहुत बुरा लगता। क्या आप ऐसा उस देश में कर सकते हैं जहां लोकतंत्र न हो? क्या यह लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क है? लोकतंत्र के खिलाफ तर्क की बात करता है पक्ष। ठीक, इस चर्चा में लोकतंत्र के खिलाफ वे अधिकांश तर्क सामने आ गए हैं जिन्हें हम आम तौर पर सुनते हैं। ये तर्क कुछ प्रकार के होते हैं। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। ठीक, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं, गलत कह रहा है। खैर चलिए, यहाँ की खिलाफ की बात कर रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। लेकिन हम उसके खिलाफ की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा ये दोस्तों। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता। इसके चलते क्या होता है? खराब फैसले हो जाते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। ठीक, सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज का फैसला नहीं करना चाहिए। क्या लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और भी बातें हैं जो आपके मन में रह गई है? इनमें से कौन सा तर्क मुख्य रूप से लोकतंत्र पर ही लागू होता है? इनमें से कौन सा तर्क किसी भी तरह की सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने के मामले में लागू होगा, नहीं होगा? इससे किस तर्क से आप सहमत हैं? अब इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निश्चित रूप से, है ना, क्या कह रहा है, देखते हैं क्या। देखिए, निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी है। क्या है? जादू की छड़ी। देखिए निकाल रहा है। लोकतंत्र ने हमारे देश में या दुनिया के अन्य हिस्सों में भी गरीबी नहीं मिटाई है। सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इसी बुनियादी चीज को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसले करें। यही लोकतंत्र की ताकत है, महत्व है। इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती कि उनके सभी फैसले अच्छे ही होंगे। लोग गलतियां भी कर सकते हैं। इन फैसलों में लोगों को भागीदार बनाने में फैसलों में देरी होती है। यह भी सही है कि लोकतंत्र में जल्दी जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है। कई बार बड़े फैसलों और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा असर होता है। ठीक है ना। इन तर्कों से यह लगता है कि हम लोकतंत्र का जो रूप देखते हैं वह सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं होता है। ठीक ना, आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता। पर वास्तविक
वास्तविक जीवन में हमारे सामने यह सवाल नहीं होता, वहां सवाल यह होता है कि क्या हमारे पास सरकार के स्वरूपों के जो विकल्प उपलब्ध हैं उनमें लोकतंत्र किसी बेहतर है क्या? जैसे अगर बेहतर है तो कर सकते हैं। ठीक, अब कह रहा लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। चीन में 1958 से 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक ज्ञात सबसे भयावह अकाल था। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति से कोई बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भूखमरी की स्थिति नहीं आई। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया वैसा करने की जरूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। उन्होंने बताया नहीं, एक ही पार्टी है जो चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। विपक्षी को मौका नहीं मिलेगा तो तनाशाह तो होगा, तो क्यों जनता के हित में काम करेगी वो। अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं हुई है। देखिए, अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता, सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती, तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते थे। जैसे ही समस्या आया, विरोधी विरोध करना शुरू करता, मीडिया लोगों तक दिखाना शुरू करता, सरकार ठीक, और उसके ऑप्शन में लोग होते, मतलब जो सरकार सत्ता में है उसको डर लगने लगता कि अगर हम गलत करेंगे या हम जनता हित में काम नहीं करेंगे तो हमारे बराबर में विकल्प बैठा है, तब ना वो पब्लिक हित में काम करेगी। उसको तो लगता है मेरे अलावा कोई नहीं, फिर क्यों करेगी वो। ठीक है, यह उदाहरण लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताने वाली विशेषताओं में से एक को बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है। लोगों की जरूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की जरूरतों पर ध्यान दे सकती है और नहीं भी। ठीक है, और यह सब सरकार चलाने वालों की मर्जी पर निर्भर करेगा। ठीक है, अगर शासकों को कुछ करने की जरूरत नहीं लगती तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की जरूरत नहीं है, पर लोकतंत्र में यह जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की जरूरतों पर तत्काल ध्यान दे। यही तो लोकतंत्र की ताकत है दोस्तों। क्या है? यही तो ताकत है। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण भी है। लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसें हैं। लोकतांत्रिक फैसले में हरदम ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, चर्चा करके फैसले होते हैं, बैठकें होती हैं। अगर किसी एक मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कम हो जाती है ना? क्या होती है? कम हो जाती है। इसमें कुछ ज़्यादा समय जरूर लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने के अपने लाभ भी तो हैं। मानता हूं समय लगता है, लेकिन सबके विचारों से जब फैसला होगा तो वो ताकतवर होगा, वो जनता के हित में होगा। इससे ज़्यादा उग्र या गैर जिम्मेदार फैसले लेने की संभावना घटती है। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। इसी से जुड़ा तीसरा तर्क भी है। लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। किसी भी समाज में लोगों के हितों और विचारों में अंतर होगा ही। भारत की तरह भारी सामाजिक विविधता वाले देश में इस तरह का अंतर और भी ज़्यादा होता है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, उनकी धार्मिक मान्यता अलग अलग है और जातियां भी जुदा जुदा। दुनिया को ये सभी अलग अलग दृष्टिकोण से क्या करते हैं?
देखते हैं और उनकी पसंद में भी अंतर है। बिल्कुल भारत में क्या है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशन है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग खान पान है, अलग अलग विधि व्यवस्था है। इसके बावजूद भी अगर हम सबको एक साथ लेके अगर कानून व्यवस्था बनाने की बात करेंगे, लोकतंत्र को मजबूत करने की बात करेंगे, टाइम लगेगा, चुनौतियां होगी, लेकिन होगी मजबूत। वही बात इसमें कह रहा है। एक समूह की पसंद और दूसरे समूह की पसंद में टकराव भी होता है। ऐसा टकराव को कैसे सुलझाएंगे? इसे ताकत के बल पर सुलझाया जा सकता है। जिस समूह के पास ज्यादा ताकत होगी वह दूसरों को दबा देगा और कमजोर समूह को इसे मानना होगा, लेकिन इससे नाराजगी और असंतोष पैदा होगा। ऐसी स्थिति में विभिन्न समूह ज्यादा समय तक साथ नहीं रह सकते। लोकतंत्र इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। ठीक है ना। लोकतंत्र में कोई भी अस्थायी विजेता नहीं होता और कोई अस्थायी रूप से पराजित नहीं होता। मतलब ये आज अगर हम हारे हुए हैं तो हम कल जीतेंगे, आप अगर जीते हुए हैं तो कल हार जाएंगे, ये फिक्स होता है। विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। भारत की तरह विविधता वाले देश को लोकतंत्र की ही एक जुटता बनाए हुए हैं। ठीक है। बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से, ठीक है, बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से ये तीन तर्क लोकतंत्र को काफी मजबूत साबित करते हैं। लेकिन लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क उससे बनने वाली सरकार के कामकाज से जुड़ा नहीं है। यह तर्क लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्ते का है। लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है वह किसी और व्यवस्था में नहीं होता। अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम न भी हो तब भी यह दूसरों से बेहतर है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को है। लोग किसी शासक की प्रजा न होकर खुद अपने ठीक शासक हैं। अगर वे गलतियां करते हैं तब भी वे खुद इसके लिए जवाबदेह होते हैं। जनता, ठीक। लोकतंत्र में के पक्ष में आखिर तर्क यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। जैसा कि हमने ऊपर देखा है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोकतंत्र में कोई गलती नहीं हो सकती। गलती होती है, बिल्कुल होगी, लेकिन सुधरने का मौका भी मिलेगा। ठीक है। किसी भी किस्म की सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकती। इस मामले में लोकतंत्र का लाभ यह है कि गलतियों को ज्यादा देर तक छुपाए नहीं रखा जा सकता। इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश लोकतंत्र में है और फिर इनमें सुधार करने की गुंजाइश भी है। इसका मतलब यह है या तो शासक समूह अपना फैसला बदले या शासक समूह को ही बदला जा सकता है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा नहीं किया जा सकता। मतलब अगर आप गलती करते हैं तो आपको बदलने का प्रावधान हमारे लोकतंत्र में है, लेकिन जहां गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहां कहां, वहां नहीं। जो चल रहा है गलती करो लेकिन फिर भी हम ही रहेंगे। चले अब इस चर्चा को समेटे। लोकतंत्र हमें सब चीज नहीं दे सकता और न ही यह सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन यह साफ तौर पर उन सभी दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है इन्हें हम जानते हैं और दुनिया को लोगों जिनका अनुभव है यह अच्छे फैसलों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। इसमें लोगों की इच्छाओं का सम्मान किए जाने की ज़्यादा संभावना है और इसमें अलग अलग तरह के लोग ज़्यादा बेहतर ढंग के साथ रह सकते हैं। अगर यह इनमें से कुछ काम करने में असफल रहता है तब भी इसमें गलती सुधारने की संभावना है। ठीक है। और इसमें सभी नागरिकों को ज़्यादा सम्मान मिलता है। इसी वजह से लोकतंत्र को व्यवस्था माना जाता है दोस्तों। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। हम मतदाता बहुत नाराज हैं, हम अब और सहन नहीं करेंगे। ये लिबरल बहुत घमंडी हो गए, इन्होंने सरकार में हमारा विश्वास ही तोड़ दिया। अब कह रहा है हमारा धन हड़प लिया है। अब चुनाव होने वाला है उसके लिए एक अच्छे ढंग से करता है, यदि यानी हम उसको फिर से जिता देंगे, ये कहना चाह रहा है। फिर कह रहा है राजेश और मुजफ्फर ने एक लेख पढ़ा, इसमें बताया गया था कि किसी भी लोकतांत्रिक देश ने
दूसरे लोकतांत्रिक देश के साथ कभी लड़ाई नहीं छिड़ी है। लड़ाई तभी होती है जब कम से कम एक देश में गैर लोकतांत्रिक सरकार होती है। पर लेख पढ़ने के बाद राजेश ने कहा कि यह लोकतंत्र के पक्ष में कोई अच्छा तर्क नहीं है, ऐसा सिर्फ संयोग से हुआ होगा। यह संभव है कि भविष्य में लोकतांत्रिक देशों के बीच भी युद्ध हो। जफर का कहना है कि ऐसा सिर्फ संयोग नहीं है, हो सकता है लोकतंत्र में जिस तरह से फैसले लिए जाते हैं उसमें युद्ध होने की अंदेशा काफी कम होती है, क्योंकि यह लोकतंत्र में क्या होता है, जनता के विचार से यह काम किया जाता है, इसलिए युद्ध होने की संभावनाएं कम होती है। युद्ध का संभावना कहां बढ़ जाता है, जहां तानाशाह के रूप में शासन व्यवस्था चलाया होता है और डिसीजन लेना होता है। अब कह रहा है लोकतंत्र का बृहत अर्थ, लोकतंत्र का बृहत अर्थ। इस अध्याय में हमने लोकतंत्र की एक सीमित और विवरणात्मक शैली में चर्चा की। हमने शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा। लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या में हमें उस न्यूनतम विशेषताओं या गुणों की पहचान कराती है जो लोकतंत्र की जरूरत है। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहां सभी लोग शासन नहीं चलाते, सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है और यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। यह जरूरी है कि क्योंकि ठीक है, क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव ही नहीं हो पाता। ठीक ना, अगर यह संभव हो तब भी हर व्यक्ति, हर नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता और कौशल नहीं होता। इसमें हमें लोकतंत्र की स्पष्ट लेकिन न्यूनतम जरूरी समझ मिलती है। इस स्पष्टता से हमें लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने में मदद मिलती है, लेकिन इससे हमें एक समान लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल जाती। इससे हम लोकतंत्र को सरकार से परे जाकर नहीं समझ पाते। इसके लिए हमें लोकतंत्र के बेहतर अर्थ को समझना होगा। यानी लोकतंत्र की बहुत चीजें उसे विस्तार से उसको क्या करना होगा, समझना होगा। देखिए यहाँ क्या कह रहा है। अब है कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग सरकार से, ठीक ना, कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग सरकार से अलग संगठनों के लिए करते हैं। जरा इन कथनों पर गौर कीजिए। हम लोगों का परिवार काफी लोकतांत्रिक है। जब भी फैसला करना होता है तो हम सभी साथ साथ बैठकर आपसी सहमति से फैसले लेते हैं। फैसले में मेरे विचारों का भी उतना ही महत्व होता है जितना मेरे पिताजी का। तब बराबर हम लोग अपनी राय देते हैं। मुझे वे शिक्षक ना पसंद हैं जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाजत नहीं देते। मैं तो ऐसा शिक्षक पसंद करूंगी जो लोकतांत्रिक मानसिकता का हो। एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं, वे क्या लोकतंत्र की बात करेंगे? ठीक है, लोकतंत्र शब्द का इस तरह प्रयोग फैसले लेने, है ना, फैसले लेने के उसके बुनियादी तरीकों को उजागर करता है। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसले लेना, यानी जो बहुत शक्तिशाली न हो उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना किसी बहुत शक्तिशाली का होता है। यह बात सरकार या परिवार पर भी लागू होती है और किसी अन्य संगठन पर भी। इस प्रकार लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं करके कुछ आदर्शों के लिए करते हैं। इन्हें पाने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक शासनों को जरूर करना चाहिए। ठीक है ना। अब कह रहा है इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं रहेगी। कह रहा है ना, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। ये आपकी ताकत है, आपकी मजबूती है।
इसके लिए वोट के समान अधिकार भर की जरूरत नहीं। ठीक है, नहीं है। हर नागरिक को इसके लिए सूचना की हर नागरिकों को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। अगर हम इन सब आदर्श पैमानों को आधार पर आज की शासन व्यवस्थाओं को परखें तो लगेगा कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र की हमारी समझदारी हमें बार बार यह याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं। ठीक है ना। इससे हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को परखने और उनकी कमजोरियों की पहचान करने में मदद मिलती है। इससे हमें न्यूनतम या काम चलाऊ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच का अंतर समझने में मदद मिलता है। इस किताब में हमने लोकतंत्र की व्यापक अवधारणा पर ज़्यादा बातें नहीं की है। हमने सिर्फ शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र के कुछ बुनियादी संस्थागत स्वरूपों की चर्चा की है। अगले साल आप लोकतांत्रिक समाज और अपने लोकतंत्र के मूल्यांकन के तरीकों के बारे में और ज़्यादा बातें जानेंगे। ठीक है, इस समय ठीक है जानेंगे। अब यहाँ कह रहा है इस समय हमें सिर्फ इतना याद कर लेना जरूरी है कि लोकतंत्र जीवन के अनेक पहलुओं में प्रासंगिक है और लोकतंत्र कई रूप ग्रहण कर सकता है। समानता के आधार पर चर्चा और विचार विमर्श के बुनियादी सिद्धांत को माना जाए तो लोकतांत्रिक ढंग का फैसला भी कई तरह का हो सकता है। आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। ठीक ना, ये क्या होगा, लोकतंत्र होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है इसके बारे में हम अध्याय 4 में ज्यादा विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन जब समुदाय छोटा हो तब लोकतांत्रिक फैसले लेने के दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। फिर तो सभी लोग साथ बैठकर सीधे वही फैसले कर सकते हैं। किसी गांव की ग्राम सभा को इसी तरह काम करना चाहिए। क्या आप लोकतांत्रिक फैसले लेने के कुछ और तरीकों की कल्पना कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हैं तो कीजिए, अच्छी बात है, हमारी लोकतंत्र और मजबूत होगी, है ना। चलिए, अब कह रहा है इसका यह भी मतलब हुआ कि किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा हमने इस अध्याय में की वे लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें हैं, पर इनसे यह आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। हर लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। यह स्थिति एक बार में और एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और मजबूत करते जाने की जरूरत होती है। लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने की जरूरत है। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमजोरी भी। ठीक है, देश का भविष्य, ठीक है ना, देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। ध्यान रखिएगा कि वहां के नागरिक क्या कर रहे हैं। यही चीज लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से अलग करती है। राजशाही, तानाशाही या एक दल के शासन जैसी अन्य व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों को राजनीति में हिस्सेदारी करने की रहती। दरअसल अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकारें चाहती ही नहीं कि लोग राजनीति में हिस्सा ले। ठीक है, लेकिन बिल्कुल नहीं चाहेगी। गैर लोकतांत्रिक लोग क्यों चाहेगा, और चाहेगी तो फिर जनता उसको अपनी मतलब का डिसीजन नहीं लेने देगी ना। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी ही पर निर्भर करती है। इसलिए लोकतंत्र के बारे में पढ़ाई हो तो लोकतांत्रिक राजनीति पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें। अब यहां देखिए क्या कह रहा है। यह है क्वेश्चन,
यह क्वेश्चन है, तो आपको पढ़ना है। जब इसको पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से इसका, जब डिटेल हमने बता दिया है उसी के अकॉर्डिंग इसके क्वेश्चन को देना है, ठीक है, जवाब देना है। इसका सारा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन है सारे, है ना, क्या है, क्वेश्चन है सारे, सारे के सारे आपके क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए सारे आपको क्वेश्चन करना है। अब अगली जो टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है दोस्तों चुनावी राजनीति। क्या है, चुनावी राजनीति। इसको हम लोग करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।